नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम पे। कैसे भाई सब लोग, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कैसे सब लोग। आपको मेरी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? फटाफट जल्दी से एक बार बताइए, फटाफट। क्या बात है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। मैं क्लास की शुरुआत करूं तो आज हमारा 11वां टॉपिक है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चैप्टर वाइज थ्योरी तो दूंगा ही दूंगा, और बाद में आज 10वां टॉपिक है, 11वां नहीं। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। तो बच्चों, धातु और अधातु आपने नाम जरूर सुना होगा। तो एकदम खतरनाक तरीके से हम आज इसके प्रॉपर 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले आप सब लोग मुझे जल्दी से बता दो आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? 1 सेकेंड, साउंड अभी सही नहीं हुआ। देखो इधर साउंड लो है कह रहे हैं, आओ जल्दी से सही करो। ओके, मैं सही करा देता हूं। अभी तक तो साउंड सही चल रहा था, तो इसमें कैसे लो हो जाता है भाई? सेटिंग में जाना था। वहीं से था, डबल क्लिक करना था माइक्रोफोन एरे में। चलो एक बार जल्दी से बताइए आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर हो रही? थोड़ा साउंड तेज हुआ है? अरे यार, साउंड का इशू फिर से हुआ। बताइए, फटाफट बताइए एक बार। अब आपको साउंड क्लियर आ रहा है? वो फिर से लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है। भैया फिर बढ़ाएंगे, फिर होगा, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर होगा। अभी तक ठीक है। बताइए अब आपको साउंड एकदम सही है, आ रहा है? उन्नति सर है, बुलाओ। क्या कर रहे बताइए सर। क्लास ले लो, मैं बात करने जा रहा हूँ सर आप अभी क्या करे, साउंड ही नहीं आ रहा ना। पिछली वाली क्लास में बिल्कुल साउंड नहीं था। कैसे फिक्स करें, मेरे को मालूम ही नहीं चल रहा इसमें क्या लोचा हो गया सिस्टम में। अप्लाई का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब देखो शायद ना दिक्कत हो। ये थोड़ी देर में फिर वापस चले जाता है। ठीक है, क्या होगा ना, खाली वो आके आके छोड़ दिया। ओटे होने के बाद भी हुआ था सर। ये देखिए अभी फिर गया कम नीचे, 88-87 हो गया। चलो तो स्टार्ट किया जाए, एक बार जल्दी से बताओ। अब वो जैसे ही 60 से नीचे जाएगा तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक आपकी आवाज़ जब तेज कर रहे हो ना, आप धीरे धीरे बोलोगे तो नहीं खराब करेगा, तेज बोलोगे तो तुरंत खराब कर देगा। मैं समझ गया आपकी बात। ये कैसे मतलब डिसाइड हो पढ़ाते समय कि कब ये पिछली वाली क्लास में नहीं हुआ, यही वाली क्लास में क्यों हो रहा है? पिछली क्लास कोई जाती ही नहीं आपके अलावा, इसमें जाती है? अभी लाइव क्लास नहीं चल रही थी उनकी? किसकी? कहाँ इस टाइम में क्लास? चलो इसको सही कराता हूँ। ठीक है।
तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट। तो आपको मैं बता दूं आज हमारा जो चैप्टर है वो मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर है, और मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर को काफी इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, धीमे आवाज में और नहीं सुनाई दे रहा उनको, मैंने पिछला वीडियो देखा है एसिड एंड बेस का। नहीं आप तेज पढ़ा लो, बच्चों को धीमे जाने दो, मैं कल कुछ व्यवस्था करता हूँ इसका। ठीक है चलो पहला वाला सवाल देखिए, पहला वाला सवाल क्या कहता है। ठीक है स्टार्ट करें भाई, क्लास की शुरुआत करें, एक बार कमेंट करके बता दो क्लास की शुरुआत करें। चलो पहला वाला सवाल देखो क्या लिखा है, मैं फिर से एक बार अपने आप को थोड़ा सा गहरी सांस लेता हूं, आप लोग भी ले लो। कई सारा गुस्सा अंदर आया, लेकिन कई बार हमें गुस्से को अंदर पी जाना चाहिए, है ना। और हम लोग पहले वाले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। साउंड नहीं सुनाई दे रहा, नहीं सुनाई दे रहा, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं। चलो पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा। बच्चों आपको मैं बता दूं, जिस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की बात हो रही है, वैसे नॉर्मली कोई भी क्षार कभी भी धातु से कोई क्रिया नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना, कोई भी क्षार धातु से क्रिया नहीं करता। लेकिन 3 ऐसी धातु होती हैं जो क्षार के साथ रिएक्शन कर सकती है। कौन कौन सी वो 3 धातु हैं, उनमें से एक जिंक होती है, एक एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम के साथ साथ हमारा लेड होती है। 3 ऐसी धातु होती है जो क्षार के साथ क्रिया कर सकती है। सर जिनके पुराने डिवाइस होंगे उनको प्रॉब्लम हो रही है, बाकी हम लोग को तो सुनाई दे रहा है। सर मुझे साफ साफ दे रहे 38 पे पहुंच दिया। हाँ मैं समझ गया, लेकिन हम लोग को आवाज आ रही, बहुत तेज नहीं आ रही लेकिन आवाज आ रही है। अगर सब कुछ सही होता तो यहाँ इतने सारे कमेंट नहीं होते। आप बंद कर दो सर, क्या क्या बताएं। अब वही तो नहीं समझ, आप देखिए, आइए इधर आइए, आप बंद कर दो सर। इधर तो आइए एक मिनट, ये देखिए साउंड गया, साउंड कम हो गया। एक सेकंड के लिए बोलो फ्रीज होगा सिस्टम, बताओ। ठीक है 1 सेकंड के लिए सिस्टम फ्रीज होगा, मतलब 2 सेकंड के लिए आपका स्क्रीन थोड़ा बफर करेगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। हेलो लो, ठीक है, हेलो लो, ठीक है, बोलो जरा अभी। हेलो 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 आ रहा है, कम हुआ, जस्ट कम हुआ अभी। चलो कोई नहीं, आप देख लो, बंद कर। एक बार कम हो गया फिर से, एक मतलब अरे आप धीमे बोलोगे तो भी वो आवाज नहीं जाएगी, तेज बोलोगे तो भी हाँ तो भी आवाज नहीं जाएगी, बात तो वही है ना। आप ले लो, आज क्लास जैसे भी जा रही है, बाकी चलो कोई नहीं। तो थोड़ा सा आप लोगों को मेरी आवाज अगर इधर उधर कभी तेज कभी धीमे आ रही है तो आज आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, क्योंकि क्लास जाना जरूरी है ना। आपके सामने देखिए कितना प्यारा सवाल है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक के साथ क्रिया करता है तो आपको बताना क्या बनता है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी कोई भी क्षार लेते हैं, NaOH लिया, अगर NaOH की क्रिया जिंक के साथ करा देते हैं तो ध्यान रखना सोडियम जिंकेट बनता है। बच्चों सोडियम जिंकेट होता क्या है, तो कह देना Na2ZnO2, ये हमारा सोडियम जिंकेट होता है, और साथ साथ हमारी हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। बच्चों मैं फिर से बता दूं, क्षार की जब जिंक धातु के साथ क्रिया करते हैं तो ये कंपाउंड बनता है, और इस कंपाउंड का बताइए नाम क्या है, तो कह देना इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम जिंकेट। बिल्कुल भी जरा सा भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। तो बताइए आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर एकदम सही आंसर है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, सोडियम जिंकेट के नाम से जाना करता है। चलो आ जाइए बच्चों, अगले वाले सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या रहता है, फटाफट पढ़िए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। निम्न धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम बताओ। बच्चों आपको बता दें धात्विक गुण, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात जो कर रहे हैं ना वो धातु की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, धात्विक गुण की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाने पर बताइए धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। ये बात सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए जरा, यहां तक क्लियर है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या होने वाला है। यहां पर अगर गौर से देखिए चारों ऑप्शन में, तो हमारे पास सोडियम है, मैग्नीशियम है ना, इसके बाद सीजियम है, बेरियम है। तो आपको पता है कि सोडियम के बगल में मैग्नीशियम आता है, और सोडियम के नीचे पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे रुबिडियम, रुबिडियम के नीचे सीजियम आता है।
मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम, कैल्शियम नीचे स्ट्रोंशियम और स्ट्रोंशियम के नीचे बेरियम आता है। अब आप ये समझो कि इन्होंने जो बात की है वो कितने एलिमेंट्स की बात की है। तो बच्चों अगर गौर से देखो तो यहां पर बात हो रही है सोडियम की, सीजियम की, मैग्नीशियम की और बेरियम की। बहुत ध्यान सुनो, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आगे सुनो बच्चों। ऊपर से जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बताइए हमारा क्या होता है, घटता है धात्विक गुण। तो ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सीजियम का सबसे ज्यादा हो रहा, सोडियम का सबसे कम हो रहा और मैग्नीशियम का मेरे दोस्त सबसे कम हो रहा। ओके, आ जाइए। आपको पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा क्या होता है, घटता है। अगर घटता है तो इसका मतलब क्या हुआ, बेरियम का कम हो जाएगा, सीजियम का ज्यादा। तो अभी भी सीजियम का ज्यादा है और बेरियम का हमारा कम है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि सबसे ज्यादा धात्विक गुण सीजियम का है। सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसका है, सीजियम का है। इसीलिए इस सवाल का बताइए सही उत्तर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाई ऑप्शन को जरा गौर से देखिए, सबसे ज्यादा बेरियम हो नहीं सकता, सबसे ज्यादा मैग्नीशियम हो नहीं सकता, सबसे ज्यादा सोडियम नहीं हो सकता। आप मेरी बात को एकदम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो आ जाइए बच्चों। अगले वाले सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। मतलब मैंने हमेशा एक बात आपको बोली है कि नीट एंड क्लीन तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लबड़ सवड़ नहीं करेंगे किसी चीज का। बच्चों बोला जा रहा है कि जिन तत्वों के बाह्य में कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समानता उसे क्या बोलते हैं। आप कोई भी एलिमेंट्स ले आइए जिसके बाह्य कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ध्यान रखना हम लोग उनको धातु के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जाने रे, धातु के नाम से जाने रे। अब आप बताओ इसके लिए कौन सा उत्तर सही है। नॉन मेटल गलत है सर, उत्कर्ष धातु गलत है सर, एलॉय गलत है सर। इसका आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर एकदम सही उत्तर होगा हमारा, वो मेटल दे रहा। चलो आइए नेक्स्ट, ये वाले सवाल को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट उत्तर किसके साथ जाएगा। क्या बात है, एक बार थोड़ा सब लोग सेशन को शेयर भी कर दो फटाफट। सर हम ये फिलहाल ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस पर। चलो अरे, निम्नलिखित में से किस धातु की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से ज्यादा है। बच्चों रिएक्टिविटी टेबल का सवाल है, इस बात को ध्यान रखना। रिएक्टिविटी टेबल आप सबको याद होनी चाहिए। रिएक्टिविटी टेबल अगर आपको नहीं याद है तो इसका मतलब मेटल और नॉन मेटल के क्वेश्चन आप नहीं तोड़ पाओगे। बच्चों अगर हाइड्रोजन से अधिक पूछा जा रहा है तो हाइड्रोजन से ज्यादा वाली मेटल पूछी जा रही है, हाइड्रोजन से ज्यादा कौन है, हाइड्रोजन के नीचे वाली कौन सी मेटल है। तो बच्चों आपको पता है कि ये जो आपका Au है, ये जो आपका Ag है, ये जो आपका Hg है, ये सब हमारे हाइड्रोजन से कहां आते हैं, नीचे आते हैं। बच्चों अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन के नीचे कॉपर आता है, कॉपर के नीचे Hg आता है, Hg के नीचे Ag आता है, Ag के नीचे Au आता है और Au के नीचे प्लेटिनम आता है। मतलब ये वो धातुएं हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है। सर आपसे तो हाइड्रोजन से ज्यादा वाली पूछी जा रही थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं Au वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता, टोटिस्टी ज्यादा नहीं है। Ag वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता, Hg वाला आंसर सही नहीं हो सकता। तो 101% इस सवाल का सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। मतलब ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझो। और ऊपर से अगर बात करते तो ऊपर से शुरुआत होती है पोटेशियम से, पोटेशियम से कम रिएक्टिविटी सोडियम की होती है, सोडियम से कम रिएक्टिविटी कैल्शियम की होती है, कैल्शियम से कम मैग्नीशियम की, उससे कम हमारे एल्यूमिनियम की होती है। ये ऊपर वाले 2-4 पॉइंट याद कर लीजिए। फिर एल्यूमिनियम के नीचे क्या आता है सर, एल्यूमिनियम के नीचे आता है कार्बन, एल्यूमिनियम के नीचे आता है कार्बन, कार्बन के नीचे क्या आता है, जिंक आता है, जिंक के नीचे हमारा Fe आता है और Fe के नीचे क्या आता है, Pb आता है और Pb के नीचे Sn आता है। और बच्चों Sn के नीचे फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे ये सब आ जाते हैं। अब मेरी बात को स्पेशली समझ रहा है ना, अरे रंजन ट्रिक मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया दोस्त, कल आपको वीडियो मिल जाएगा इस पर। ठीक है चलो, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला आंसर एकदम सही है। रिएक्टिविटी टेबल आप सब लोगों को एकदम रटी हुई होनी चाहिए। आगे वाले सवाल को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5वां। स्पीड थोड़ा बढ़ाइए, सॉल्व करने की स्पीड बढ़ाइए और एक बार जल्दी से सेशन को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है रंजन, बार बार प्लीज प्लीज कमेंट मत करिए, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया। मुझे भरा भरा कमेंट दिखाई देता तो मुझे लगता है कोई अजीब सा कमेंट हो रहा है ना। चलो, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड क्या होता है। बच्चों जब भी कभी हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं
तो आप मुझे बताइए धात्विक गुण क्या होता है, तो कह देना धात्विक गुण हमारा बढ़ता है, धात्विक गुण हमारा बढ़ता है, बढ़ता है नहीं बढ़ता आप मुझे बताओ। तो अगर ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण बढ़ेगा तो इसका मतलब जो भी हमारा क्षारीय ऑक्साइड है, जो भी हमारा क्षारीय ऑक्साइड है सर, क्षारीय ऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, क्षारीय ऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी। अब आप बताओ सवाल में क्या लिखा है, सर ऊपर से नीचे आने पे क्षारीय ऑक्साइड बनता है तो इसकी प्रवृत्ति क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका जाएगा, बढ़ती है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जैसे कि मैं आपके सामने मान लीजिए सोडियम लिखा, सोडियम, सोडियम के नीचे मैंने पोटेशियम लिखा, पोटेशियम के नीचे मैंने आपका मान लीजिए रुबिडियम लिखा, ओके। तो सोडियम पोटेशियम रुबिडियम अगर मैं इनके ऑक्साइड बना दूं तो बताइए इनमें से कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, समझ रहा है ना मेरी बात को। तो इनमें से ध्यान रखना जो रुबिडियम ऑक्साइड है वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा, पोटेशियम ऑक्साइड उससे कम होगा और सोडियम ऑक्साइड हमारा उससे भी कम होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी आई, ये प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी आ गई, ये प्रॉपर्टी हमारे क्षारीयता की प्रॉपर्टी आ गई, किसकी आ गई, क्षारीयता की, है ना। अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझियो, हर एक का पॉइंट का लॉजिक होता है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं, है नहीं। चलो रतन कुमार, मैं 20 मिनट का टॉपिक को 1 घंटा नहीं बना सकता, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो थोड़ा लंबा समय, तो जिस टॉपिक में जितना समय जाता है एक्चुअल में उतना जाएगा। आप मेरी बात समझो, है कि नहीं। चलो निम्नलिखित में कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है। बच्चों वैद्युत अपघटन द्वारा केवल वही धातुएं प्राप्त की जाती है जो हमारी आयनिक यौगिक बनाती हैं। जो धातु हमारी आयनिक यौगिक बनाती है उसी को हम लोग वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब आयनिक कंपाउंड कौन कौन सा बनाता है, जैसे कि NaCl, आप सोडियम को वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब कैसी धातुएं हैं, ये सब आयनिक कंपाउंड बनाती हैं और आयनिक कंपाउंड बनाने की वजह से ही आप सोडियम मैग्नीशियम को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन कभी भी कॉपर नहीं प्राप्त की जा सकती, कभी भी हमारा कह सकते हो जिंक Ag ये नहीं प्राप्त किए जा सकते। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही आंसर जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट ये लीजिए, बताओ 7वां नंबर, ट्राई कीजिए। एक बार थोड़ा सेशन को लाइक भी कर दीजिए सब लोग फटाफट, और जिन्होंने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से पहले एक बार सेशन को शेयर भी कर दे फटाफट। बताइए इस सवाल का फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। लिखा है 3Fe और 4H2O, Fe3O4 और 4H2 बनाते, तो बताइए आप लोगों को बताना है उत्पादों में परमाणु की कुल संख्या। सर उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में आपको बताना है कि टोटल संख्या कितनी है। चलो काउंट कर लेते हैं जरा प्रोडक्ट में। बच्चों आप ये बताओ यहाँ पर 3 Fe है ना, 4 ऑक्सीजन है और बच्चों 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, क्योंकि परमाणु पूछ रहा है, परमाणु पूछ रहा है। तो आप जरा देखिए 3 4 8, अगर मैं इसको जोड़ के देखूं तो उत्पाद में कितने परमाणु आ गए, 15 परमाणु आ गए, टोटल कितने हो रहे 15। राजन अपलोड हो रहा है, आज भी अपलोड हुआ है, एक बार चेक कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आइए, चलो 8वां, इनमें से निम्नलिखित में से अर्ध धातु के सही रूप को पहचानो। सर यहां अर्ध धातु का क्या मतलब है, सर अर्ध धातु का मतलब है एक ऐसी धातु जिसको आप उपधातु के नाम से जानते हैं। उपधातु समझते हैं, तो आप लोगों के आवर्त सारणी में 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट में ध्यान रखना 91 हमारी क्या होती है, धातु होती है, 7 क्या होती है, 7 हमारी उपधातु होती है। जबकि अगर 20 की बात करते हैं तो 20 क्या है, तो कह देना 20 हमारी अधातु है। बच्चों ये जो उपधातु है ना 7, इसी को अर्ध धातु के नाम से जाना जाता है। अब होती क्या है, कैसे याद करना है, कैसे आपको याद करना है, तो याद करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले बोरॉन लिखिए जो कि 13वें वर्ड में आता है ना। फिर इसके बाद खाली जगह छोड़कर यहां पर 14वां वर्ड लिख लीजिए, यहां पर 15वां लिख लीजिए और यहां पर 16वां ग्रुप लिख लीजिए। ऐसे लिख लीजिए 14 15 16 हमने ग्रुप लिख लिया। बोरॉन आया, बोरॉन के बाद आपका यहां पर 14वें में क्या आता है, कार्बन, कार्बन मत लिखिए, नीचे सिलिकॉन और जर्मेनियम लिखिए। नाइट्रोजन फास्फोरस छोड़ दीजिए, आर्सेनिक लिखिए, एंटीमनी लिखिए, नाइट्रोजन फास्फोरस छोड़ दिया हमने। 16वें में ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर के बाद सेलेनियम छोड़ दीजिए, टेलेनियम और पोलोनियम। बच्चों ये जो मैंने आपको 7 दिखाया
ये सात हमारी क्या होती है, इन्हीं सात को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, यही सात हमारी उपधातु के नाम से जानी जाती हैं, उपधातु। अब मेरी बात समझ आए? चलो अरे तो बताओ इनमें से क्या उत्तर सही हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये कहीं ना कहीं हमारी उपधातु के लिए काउंट होगी। ऑप्शन नंबर डी आंसर एकदम सही है। ठीक है चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट चलो 9वां नंबर ट्राई कीजिए, है ना। हाँ ललित प्रजापति, अभी मैंने टीम को बोल दिया है, उसका डबल कॉलम का पीडीएफ बना के अभी वो शेयर कर देना, 50 क्वेश्चन जो कल गई थी, बिल्कुल एकदम सही है। चलो ये वाला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। देखो जब भी कभी तुमसे जिप्सम का फॉर्मूला पूछे, जिप्सम तो जिप्सम ध्यान रखना कैल्शियम सल्फेट के साथ आपको 2H2O लगाना है, ये है जिप्सम, है ना, कैल्शियम सल्फेट इंटू डाईहाइड्रेट। लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ध्यान रखना हमारा कैल्शियम सल्फेट के साथ इंटू हाफ H2O लगाना है, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है तो आंसर बताओ, जिप्सम के साथ 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हाफ H2O। अब देखो यहां पर एक रिएक्शन तुम लोग के एग्जाम में अक्सर पूछता है, वो कौन सी रिएक्शन है सुनो। मान लीजिए तुम्हारे पास ये जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, अगर मैं इसको गर्म कर दूं, इसको गर्म कर दूं तो गर्म करने के बाद ध्यान रखना कैल्शियम सल्फेट और इंटू क्या बन जाता है, हाफ H2O बन जाता है, जिसको आप बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हमारा जिप्सम, अगर तुमने जिप्सम को गर्म कर दिया तो ध्यान रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, पीओपी बन जाता है। तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि कितने टेम्परेचर पे इसको गर्म करें, कोई बताएगा कितने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं जिससे कि जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाए। तो याद रखना वो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताइए, और केल्विन में पूछा जाए तो 373 केल्विन बताइए। ये दोनों टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलो आ जाइए नेक्स्ट 10वां नंबर, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है। एक बार थोड़ा सेशन को शेयर भी कर दो सब लोग फटाफट, जिन्होंने अभी लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार सेशन को लाइक भी कर दे, फटाफट शेयर कर दो। बच्चों सवाल लिखा है धातुएं प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती हैं, ऐसा क्यों? धातुएं पता है धनात्मक क्यों होती है, विद्युत धनात्मक क्यों होती है? जैसे कि मैंने सोडियम धातु लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, मैंने मैग्नीशियम धातु लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2। बच्चों सोडियम मैग्नीशियम ये धातुएं बाहर के एक ही 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है बच्चों तो ये धनायन बन जाता है क्या बन जाता है, धनायन बन जाता है। यही रीजन है कि धातुएं हमारी विद्युत धनात्मक योडिट बनाती है, मतलब उनके अंदर ना धनात्मक योडिट बनाने की प्रॉपर्टी होती है। तो धातुएं ऋणायन बनाती है, गलत, टोटली गलत। धातुएं धनायन बनाती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, नहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालती है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला जाएगा, डी वाला आंसर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। नेक्स्ट है, ओहो ये वाले सवाल को आप वेरी इंपॉर्टेंट करो बच्चों, ये वाले सवाल को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। तुमसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो पानी की ठंडी अवस्था के साथ क्रिया करती है, कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो गर्म अवस्था के साथ क्रिया करती है। सुनिए, अगर तुमने लिथियम लिया है, तुमने सोडियम लिया है, तुमने पोटेशियम लिया है, तो ध्यान रखना ये वो धातुएं होती है जो पानी की ठंडे अवस्था के साथ क्रिया करती है, पानी की ठंडी अवस्था के। लेकिन अगर तुमने मैग्नीशियम लिया है तो मैग्नीशियम पानी की गर्म अवस्था के साथ क्रिया करती है, गर्म। अब मेरी बात सुन रहे हैं ना। लेकिन अगर तुमने एल्यूमिनियम लिया है, अगर तुमने जिंक लिया है, अगर तुमने आयरन लिया है, ये ध्यान रखना पानी की भाप अवस्था के साथ क्रिया करते। कई बार यहां पर ये लोग गैस अवस्था भी लिख देते। लेकिन अगर तुमने कॉपर लिया है, तुमने एजी लिया है, तुमने एयू लिया है, तो ध्यान रखना ये पानी के साथ जल्दी रिएक्शन करते ही नहीं है, या फिर सीधा सीधा बोलिए नो रिएक्शन। इसको नोट डाउन कर लेना कई बार। तो इन्होंने क्या बोला, गर्म ना, अब देखो लिखा है ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ। अब ना ठंडा हो ना गर्म हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भाप के साथ रिएक्शन करेगा, इसका मतलब भाप के साथ रिएक्शन करेगा। इसीलिए इस सवाल का सही आंसर बताइए किसके साथ जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट है, आगे बताओ 12वां नंबर, क्या बात है, अच्छा सवाल था।
भूपल्टी में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु है। मतलब ये सवाल ऐसा सवाल है ना जिसे मतलब 99% बच्चा इसको गलत करता है। मैं आपको बताता हूं कैसे गलत करता है। जयराज चौधरी, मैं आपका कमेंट देख ही नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये कमेंट लास्ट में जरूर बताइएगा। अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, इतना तेज कमेंट ऊपर बढ़ रहा है ना। चलो, तो भूपल्टी में पाए जाने वाला प्रचुर मात्रा में दूसरी प्रचुर धातु बतानी है। पहली नहीं, मैं फिर से बता दूं, इन्होंने दूसरी प्रचुर धातु पूछी है, दूसरी। अब देखते हैं कि कौन कौन लोग क्या क्या आंसर देता है। ओके, बहुत सारे लोग बी आंसर दे रहे हैं, सिलिकॉन है। बहुत सारे लोग सी आंसर दे रहे हैं, एल्यूमिनियम। आप खुद देखो ना अपने कमेंट को, आप खुद देखो। अब बी सी डी में से कोई एक आंसर सही हो जाना। अब सुनो ध्यान से बच्चों, पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, उससे कम सिलिकॉन पाया जाता है, उससे कम एल्यूमिनियम पाया जाता है, उससे कम हमारा आयरन पाया जाता है, उससे कम हमारा कैल्शियम पाया जाता है। आप इसको याद कर लो, ये जो है ना, ये पृथ्वी में पाए जाने वाले तत्वों का सीक्वेंस है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, ये पृथ्वी में पाए जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में अधातु है। हरा, सिलिकॉन जो है वो हमारी उपधातु है। लेकिन एल्यूमिनियम क्या है, तो कह देना एल्यूमिनियम तुम्हारी धातु है। या यूं कहिए एल्यूमिनियम, एफी, कैल्शियम, ये सब क्या है, तो कह देना ये सब हमारी धातु है। आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तो सवाल लिखा था कि भूपल्टी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु। बच्चों, पहली धातु कौन सी है, तो पहली धातु जो पाई जाती है वो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है, दूसरी धातु आयरन पाई जाती है, तीसरी धातु कैल्शियम पाई जाती है। इसीलिए इस सवाल का सही उत्तर हमारा किसके साथ जाएगा, आयरन के साथ जाने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको इसका परसेंटेज भी याद करा सकता हूं, लेकिन परसेंटेज आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, इससे ज्यादा कह सकते हो अंदर घुसे रही नहीं है कि नहीं। चलो नेक्स्ट आइए, क्या बात है, अगले वाले सवाल को पढ़िए। क्या बात है, थोड़ा मजा आया हो पिछला वाला सवाल तो एक बार सब लोग सेशन को शेयर भी कर दो। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। आपके घरों में स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई आती है। स्टेनलेस स्टील में कभी भी जंग नहीं लगता बच्चों। स्टेनलेस स्टील में लोहा होता है, लोहे के साथ कार्बन, लोहे के साथ निकेल और लोहे के साथ क्रोमियम, ये तीन चीजें मिलाई जाती है। ध्यान सुन लो, हाँ, लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम, ये तीन चीजें हम लोग लोहे के साथ मिलाते हैं। बच्चों, सबका अपना अपना यूज है। कार्बन क्या करता है, कार्बन ना लोहे में हार्डनेस लेके आता है, कठोरता जिसको बोलते हैं। निकेल क्या करता है, निकेल ना लोहे को हाई टेम्परेचर सहन कराने में मदद करता है, हाई टेम्परेचर सहन कराने में मदद करता है। भाई, आपकी लोहे की कढ़ाई ऐसी होनी चाहिए ना जो ज्यादा टेम्परेचर सहन कर सके, तभी तो खाना बनेगा। पता चला तुमने गरम किया, वो ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाई और वो पिघल गई, तो सब्जी सारी नीचे आ जाएगी, है ना। और क्रोमियम क्या करता है, तो क्रोमियम ना लोहे में जंग लगने से बचाता है, लोहे को जंग रोधी बनाता है। ठीक है, तो आंसर बताओ किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आंसर एकदम सही है, क्रोमियम और निकेल के साथ। हर एक का पॉइंट जरूर याद कर लीजिएगा कि कौन क्या करता है। चलो आ जाइए 14। मतलब ये वाला जो सवाल है, ये वाला सवाल भी एक ऐसा सवाल है जो जिसको आप थोड़ा डाउट में रहोगे। अरे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत प्यारा सवाल है, खूबसूरत सवाल है। एक बार थोड़ा सब लोग सेशन को शेयर भी कर दो ताकि इसकी संख्या कम से कम बढ़कर 350 प्लस हो जाए जल्दी से। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से एक बार सब लोग सेशन को लाइक भी कर दे, मजा आ रहा हो तो। सवाल देखो बड़ा प्यारा है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति, इस प्रवृत्ति की किसके साथ समानता है। अब लाइन से सुनो, क्वेश्चन को मारो गोली, मैं जो बताता हूं उसको सुनो। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये कई बार एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये ऋणायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बनाएगा। और कई बार एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो धनायन भी बनाता है। ध्यान सुनो, तो ये कई बार एक इलेक्ट्रॉन को लेता है यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और कई बार एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, जिसकी वजह से वो ऋणायन और धनायन बनाता है। बच्चों, जो ऋणायन बनाना होता है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी को दिखाता है हैलोजन के जैसा। आपको पता है कि जो हैलोजन्स होते हैं ना, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो सब ऋणायन बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का निकालना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन हमारा क्षार धातु जैसा होता है, क्षार धातु।
कई बार हैलोजन को 17वें समूह से तुलना की जाती है और क्षार धातु को पहले समूह से। अब पूरा क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सवाल लिखा है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया, हीलियम का बन जाएगा वो, तो बताओ कैसी। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो हैलोजन के जैसा है, हैलोजन के जैसा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर एकदम सही है। कई सारे लोग सोच रहे हो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लिया तो अट्री डैश लगा दो, ऐसा थोड़ी ना यार। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब ऋणायन बनाना, इसका मतलब प्रॉपर्टी हैलोजन जैसी होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट समझे नहीं समझे? अरे मेरे भाई बाबू मुसाई सबको समझ में आ गया, घबराइए नहीं। नीट एंड क्लीन कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, किसी तरह का लबड़ सबड़ नहीं होगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा और ए टू जेड सारी चीजें समझाऊंगा। जर्मन सिल्वर में कौन कौन सी धातु पाई जाती है? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। जर्मन सिल्वर एक नाम का सिल्वर है, इसमें किसी तरह का कोई भी सिल्वर नहीं है, धोखा है ये। जर्मन सिल्वर एक तरह का धोखा है, इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है और मेरे भाई निकिल होता है। जर्मन सिल्वर 60% हमारा कॉपर होता है, 20% हमारा जिंक होता है, 20% हमारा निकिल होता है। बच्चों जर्मन सिल्वर ना एक तरह की मिश्र धातु होती है। क्या होती है? मिश्र धातु होती है जर्मन सिल्वर। ओके, तो आंसर बताओ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकिल। सिल्वर बिल्कुल नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला उत्तर सही है? ए वाला आंसर एकदम सही आंसर है। चलो आगे आइए नेक्स्ट। हेलो 16वां इंपॉर्टेंट कर लो भैया, ये सवाल को भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, पढ़िए जल्दी से और बताइए सवाल को सही आंसर किसके साथ जाने वाला है। क्या कह रहा है सवाल? ले है परमाणु क्रमांक 15 वाले तत्व की वर्ग संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है ना बच्चों। परमाणु क्रमांक 15 होता किसका है? तो कह देना परमाणु क्रमांक 15 होता है फास्फोरस का। बच्चों आपको पता है कि जो 15 है वो कहीं ना कहीं 15वें वर्ग में आता है। 15वें वर्ग में हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनेट, एंटीमनी, है ना, यही सब आते हैं। तो बच्चों एक तो वर्ग संख्या 15 होगी, लेकिन अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊं फास्फोरस का तो 2,8,5, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो क्या ना संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अंतिम कोश में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों 15 के बाद 5 आना चाहिए और संयोजकता तुम्हारी 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी बॉन्ड बनाएगा। आंसर नंबर बी, क्या बात है, वेरी गुड। अरे नेक्स्ट चलो 17वां नंबर ट्राई कीजिए। ये ग्रुप डी परीक्षा 2018 का सवाल है, 2022 में तो नहीं आया, 2018 का सवाल है। चलो बताओ, अच्छा सवाल बताइए, इसका आंसर क्या देना चाहेंगे? निम्नलिखित में रासायनिक सूत्र बनाए हैं और आपको बताना है कि क्या हमारा सही है। देखो अमोनिया का हमारा NH3 है, अमोनिया हमारा NH3 है, तीसरे के साथ जाएगा। बच्चों आपको मैं बता दूं हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड, हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड दूसरे नंबर पे, शुष्क गैस जिसको ड्राई गैस या फिर ये हमारा पहले नंबर पे, और प्राकृतिक गैस में, नेचुरल गैस में मेन हमारा मीथेन होता है, ये हमारा चौथे नंबर पे। ठीक है, तो 4 2 1 3, 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ जाएगा? सी वाला आंसर एकदम सही। कई बार केमिकल फॉर्मूले बड़ा कंफ्यूज करते हैं, है ना। मैं आपको पूछता हूं कि आप मुझे बताओ NaNO3, एक मैंने ये नाम लिखा और दूसरा नाम मैंने लिखा सोडियम नाइट्रेट Na3N। आप में से कोई मुझे बताएगा इन दोनों का अलग अलग नाम क्या है? NaNO3 का कोई मुझे नाम बताए और इसके बाद जो है इसका कोई नाम बताए। ठीक है, थोड़ा याद कर लो बच्चों, ये जो हमारा NO3 समूह होता है, NO3 समूह, इस वर्ड के आगे हमेशा हम लोग लगाते हैं नाइट्रेट। क्या लगाते हैं? नाइट्रेट। और जब भी कभी N माइनस माइनस आता है, यानी N नाइट्रोजन 3 वैलेंसी के साथ आता है, जब भी कभी नाइट्रोजन 3 वैलेंसी के साथ आता है तो इसके आगे समूह नाम लगाते हैं नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड। ठीक है, तो ये क्या है? तो NaNO3 कहलाता है तुम्हारा सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। अब मेरी बात को समझ रहे हैं ना? और इसे बताइए क्या बोला जाएगा? सर इसे बोला जाएगा सोडियम नाइट्राइड, नाइट्राइड, नाइट्राइड। नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो आ जाइए नेक्स्ट, ये लो 18वां।
ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। पढ़िए जल्दी जरा, बताइए सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, सवाल लिखा है नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी कब बढ़ता है, अधात्विक गुण का बढ़ना पूछ रहा है ना बच्चों। अधात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, तो अधात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पे घटता है, और लेफ्ट से राइट जाने पे बताइए क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। ठीक है, चलो अब तो आंसर दे दो यार। तो सवाल में मैग्नीशियम से बेरियम, देखो भैया मैग्नीशियम से जो बेरियम है ये ऊपर से नीचे है, ऊपर से नीचे है। तो जब मैग्नीशियम से बेरियम ऊपर से नीचे तो 101% इसमें घटेगा, है ना। पोटेशियम से सीजियम ऊपर से नीचे इसमें भी घटेगा, सुन रहा है ना सब लोग। ऑक्सीजन से सेलेनियम, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम ऊपर से नीचे घटेगा। ये देखिए सोडियम से क्लोरीन, मेरे भाई सोडियम तुम्हारा यहां होता है और सोडियम यहां होता है, मैग्नीशियम यहां होता है, एल्यूमिनियम यहां होता है, इस तरीके से आगे चल रहे क्लोरीन। ये लेफ्ट टू राइट है, इसका मतलब बढ़ेगा। इसका मतलब बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर जाएगा जिसमें आधात्विक गुण बढ़ेगा। बहुत मतलब एकदम अच्छे से, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आइए, ये लीजिए 19वां, ट्राई कीजिए। सबका क्लियर हो गया ना, एक बार बता दो जरा सब लोग कमेंट करके, कौन सी धातुओं के बारे में गलत है, कौन सा धातुओं के बारे में गलत है। बच्चों जैसे कि मान लीजिए मैंने लोहा ले लिया है, मैंने कॉपर ले लिया, मैंने एजी ले लिया, तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए धातुओं के बारे में कौन सी बात गलत है। सही नहीं पूछ रहा, गलत पूछ रहा है कि बताइए इनमें से क्या गलत है। ये तन्य होते हैं और मेलेबल होते हैं, एकदम सही। इनको खींचा भी जा सकता है और पीटा भी जा सकता है। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते। कोई भी धातु को आप पिघलाने के लिए हाई टेम्परेचर देना होगा। ताप और विद्युत के सुचालक होती, ये भी एकदम सही है। और लास्ट वाला पॉइंट लिखा है विद्युत ऋणात्मक होते, नहीं नहीं नहीं। जितने भी धातुएं हैं वो धनायन बनाते हैं, और धनायन बनाते हैं तो वो विद्युत धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, डी गलत है। 20वां बच्चों 20वें नंबर में कहा जा रहा है कि वह एकमात्र अधातु जो कमरे के तापमान पे द्रव में बदल जाती है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको बता दूं, आपकी आवर्त सारणी में 118 तत्व है, 118 में से 11 तुम्हारे गैस होते हैं, है ना, 2 तुम्हारे द्रव होते हैं। 2 तत्व कैसे होते हैं, द्रव, और बाकी बचे कितने, 13, तो 105 बचा। तो 105 हमारे कैसे होते हैं, तो कह देना 105 हमारे सॉलिड होते हैं। इस बात को आपको याद रखना भैया। हाँ, अब ये जो आपने 2 कहे द्रव होते, इन 2 द्रव में से एक द्रव धातु की पाई जाती है, दूसरी द्रव हमारा गैस अधातु में पाई जाती है। अच्छा, धातु में कौन सा द्रव पाया जाता है, तो कह देना धातु में तुम्हारा मर्करी होता है और अधातु में तुम्हारा ब्रोमीन होता है। सुन रहे हैं ना सब लोग। चलो, तो आंसर इन्होंने किसके बारे में पूछा है, अधातु के बारे में बोला है, तो अधातु में ब्रोमीन। बच्चों ब्रोमीन तुम्हारा बी ऑप्शन में है, लेकिन आपका बी ऑप्शन नहीं लगाना, मैं फिर से बता दूं बी ऑप्शन नहीं लगाना, यही तो खेल इसका। यहां पर बी हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपको सी लगाना है। आपको क्या लगाना है, सी लगाना है, ध्यान रखना है इस बात को। चलो नेक्स्ट, ये लो ट्राई कीजिए, पढ़िए, बताइए इनमें से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यूनिट द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। इनमें से कौन सा गुणधर्म समानता आयनिक यूनिट द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। बच्चों आयनिक यूनिट जैसे कि NaCl, है ना, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब कैसे कंपाउंड है, ये सब आयनिक कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब कैसे कंपाउंड है, ये सब हमारे आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, आयनिक कंपाउंड। तो सवाल ये है कि कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जल में विलेयता, क्या बात कर रहे हो सर, जल में विलेय होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का चालकता, आहा ये सर गलत हो गया। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। जब इन्हें जल में घोला जाता है, पिघली हुई अवस्था होती है, तो जरूर विद्युत का चालन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट, ये सही है। उच्च गलनांक और क्वथनांक, ये भी एकदम सही है। लेकिन ठोस अवस्था में वो कभी विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा।
गलत पूछ रहा है, देख लो चाहे। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है। नेक्स्ट अरे 22वां, इसमें आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद करना पड़ेगा, है ना। और आज के बाद वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट सवाल है। देखो दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं तुम्हारा विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल। और दूसरे कौन से होते हैं सर? दूसरे सेल का नाम होता है वोल्टाइट सेल, है ना, वोल्टाइट सेल। बच्चों वोल्टाइट सेल का ही दूसरा नाम होता है डेनियल सेल। इसी सेल को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? सर वोल्टाइट सेल का ही दूसरा नाम होता है डेनियल सेल। तुमसे हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि इन दोनों में से कैथोड और एनोड किसमें पॉजिटिव होते हैं, किसमें नेगेटिव होते हैं, ऐसे होता है ना। चलो बताओ तुम्हारे धन्यवाद धन्यवाद हर्ष विश्वकर्मा। तो विद्युत अपघटनी सेल ये वो सेल होता है जिसमें जो कैथोड होता है वो हमारा कैसा होता है? नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। और इसमें एनोड कैसा होता है? तो कह देना इसमें जो एनोड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। विद्युत अपघटनी सेल को आप याद कर लो, विद्युत अपघटनी सेल को आप याद कर लो। वोल्टाइट सेल को जस्ट उल्टा कर दो। बच्चों वोल्टाइट सेल में जो कैथोड होता है वो कैसा हो जाता है? तो वोल्टाइट सेल में कैथोड हमारा पॉजिटिव हो जाता है, और वोल्टाइट सेल में जो एनोड होता है एनोड वो कैसा हो जाता है? तो कह देना वोल्टाइट सेल में एनोड हमारा नेगेटिव हो जाता है। बताइए क्लियर है ना? चलो तो आप बताओ क्या बोला जा रहा है? एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज फॉर्म्ड, धनावेशित कैथोड, धनावेशित कैथोड गलत है क्योंकि विद्युत अपघटनी बात हो रही है। ऋणावेशित एनोड गलत है सर, धनावेशित एनोड ऋणावेशित कैथोड। ये देखिए तीसरा और चौथा हमारा पूरी तरह से सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ठीक है, अच्छा आप में से कोई बता सकता है इनमें से कहां पर रिडक्शन होता है, कहां पर ऑक्सीडेशन होता है? ये भी सवाल आता है कि एनोड और कैथोड में से किस पर रिडक्शन होता है, किस पर ऑक्सीडेशन होता है। और वोल्टाइट सेल के लिए अलग आंसर होता है इसका, और विद्युत अपघटनी सेल के लिए अलग होता है। मैं अगला सवाल जो है इसी बात पे लेके आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, चलो बताओ अगला। बच्चों बोला है ये सवाल काफी अच्छा है, एक्स और वाई के मध्य क्रिया करके एक जेड यूनिट बनता है। मतलब एक्स और वाई के बीच में जब रिएक्शन होती है तो क्या कंपाउंड बनता है? जेड बनता है। जबकि वाई, अब देखो इन्होंने लिखा है एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है और वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। मतलब एक्स ने इलेक्ट्रॉन खोया, अब जैसे कि यहां सोडियम ले लीजिए और यहां पर क्या ले लीजिए? क्लोरीन ले लीजिए। अब आप बताओ अगर यहां सोडियम और क्लोरीन ले ले तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों में से सोडियम इलेक्ट्रॉन खोएगा और क्लोरीन हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन लेता है। तो बताइए, तो इसका 101% मतलब यह है कि जेड हमारा कैसा यूनिट बन जाएगा? सर जेड हमारा आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा, आयनिक। आयनिक सवाल ये लिखा हुआ है इनमें से कौन सा गुणधर्म जेड नहीं दर्शाता? देखो कौन सा गुणधर्म जेड नहीं दर्शाता? तो जेड के पास उच्च गलनांक होगा, सही है। निम्न गलनांक होगा, गलत है। गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेगा, सही है। ठोस अवस्था में पाया जाएगा, ये भी सही है। ठोस अवस्था में पाया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन बी वाला जो आंसर है वो हमारा किसी कीमत में सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया गया सवाल है। कमेंट थोड़ा फास्ट करिए भाई, इतना तेज कमेंट ऊपर बढ़ना चाहिए कि मुझे भी पढ़ने में ना है ना। क्या बात है, वेरी गुड। एक बार थोड़ा सेशन को शेयर भी कर दो फटाफट जल्दी से। और 300 लोग देख रहे हैं तो लाइक भी 300 हो जाने चाहिए। अभी हम लोग लाइक 300 260 पे अटके, फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए। बच्चों इन्होंने एक्स के बारे में कहा है, वाई के बारे में कहा है, जेड के बारे में कहा है, तो बताना है इनमें से कौन हमारा मेटल है, कौन हमारा नॉन मेटल है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। एक्स लिखा है 2,8 मतलब 10, वाई लिखा है 2,8,7 यानी 17, जेड लिखा है 2,8,2 यानी 12। आप बहुत ध्यान सुनो। तो बच्चों जेड किसका होता है? ये 10 किसका होता है? नियोन का, हीलियम नियोन। 17 मतलब क्लोरीन और 12 मतलब मैग्नीशियम। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? अच्छा एक बात बताओ, नियोन और क्लोरीन क्या है? तो कह देना ये तुम्हारे अधातु हैं, ये तुम्हारे अधातु है। मैग्नीशियम क्या है? सर मैग्नीशियम तुम्हारा धातु है, मैग्नीशियम तुम्हारा धातु है। तो बताइए क्या आंसर है? एक्स धातु है, गलत। वाई धातु है, गलत। जेड अधातु है, ये सही।
वाई अधातु है, जेड धातु है, वाई अधातु है, जेड, अच्छा जेड अधातु गलत है सर, जेड अधातु गलत है सर, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। वाई हमारा देखिए क्या है, नॉन मेटल है, और जेड हमारा क्या है, मेटल है। चेक कीजिए, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला आंसर एकदम सही उत्तर है। इस तरह से सवाल बनते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कब क्या आंसर देना है ना, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। चलो, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, ठीक है, मैं मान लेता हूं, इन्होंने कहा है कि जनरली अधातु जो होते हैं वो विद्युत के चालक नहीं, विद्युत के कुचालक होते हैं, है ना, मतलब नॉन कंडक्टर होते हैं, जनरली नॉन मेटल कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। बट आगे लिखा है इनमें से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है, तो इसका एक अपवाद है, सारे अधातु विद्युत के नॉन कंडक्टर होते, इलेक्ट्रिसिटी के कुचालक होते, बट ग्रेफाइट अकेला एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का, बताइए कैसा होता है, तो कह देना विद्युत का कंडक्टर होता है। इसीलिए तो ग्रेफाइट का यूज हम लोग कहां करते हैं, सेल बनाने में करते हैं। किसमें करते हैं, सेल बनाने में करते हैं। तो सेल में जो कैथोड होता है ना, वो ग्रेफाइट का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट है ये लो 26 नंबर, ट्राई कीजिए, बताइए जल्दी बताइए, और 26 नंबर को पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर किसके साथ जाने वाला है, बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब बेहतरीन सवाल जिसको बोलते हैं, है ना। और रात में मेरे वीडियो चल रहे हैं 9:30 बजे प्रॉपर, मैं सारे वीडियो डाल रहा हूं, तो आप उसको प्रॉपर देखते रहा कीजिए, 9:30 बजे वाले वीडियो को अच्छे से वीडियो पढ़ते। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, बच्चों वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी, मैं एक बता देता हूं, जैसे कि AB की रिएक्शन C के साथ कराई जाएगी, और अगर तुम्हारा AC बन गया और B अलग हो गया, ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि C की जो रिएक्टिविटी है वो रिएक्टिविटी हमारे B की रिएक्टिविटी से ज्यादा है, तो रिएक्शन को क्रिया कराने के लिए रिएक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। अब बच्चों Fe की रिएक्टिविटी क्या मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, नहीं सर, मैग्नीशियम ऊपर होता है, कुछ याद आ रहा है, सबसे पहले पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्यूमिनियम होता है ना, फिर Fe होता है, जिंक होता है। ओके, तो बच्चों देखो Fe की रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा होती है, नहीं सर, Fe की रिएक्टिविटी जिंक से ज्यादा होती है, यहां उल्टा लिख दिया, माफ करना, जिंक ऊपर होता है, Fe नीचे होता है। ओके, तो ये भी गलत है सर, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है, Fe की कम होती है जिंक से। लेड तो और नीचे होगा, गलत है सर। Fe और कॉपर, ये देखिए ये एकदम सही है, कॉपर नीचे आएगा तो Fe की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी, Fe की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रिएक्शन करा सकता है, और कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है ना। नेक्स्ट है लीजिए 27 नंबर, पढ़िए भाई जल्दी से और बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर किसके साथ जाएगा। Fe3O4 किसका रासायनिक सूत्र है, क्या बात कर दी सर, है बच्चों, यहां पर ये सब क्या लिखे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पैराइट, ध्यान रखना ये सब जो लिखे हैं ना, ये आयरन के एस्ट हैं, ये सारे के सारे लोहे के क्या हैं सर, लोहे के हमारे एस्ट है, इन्हीं सबसे लोहा प्राप्त किया जाता है। बच्चों हेमेटाइट, इसमें लोहा कम मात्रा में पाया जाता है, इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है, हेमेटाइट का Fe2O3। लेकिन अगर मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो इसमें लोहे की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, Fe3O4, Fe3O4। ओके, मैं आपको बता दूं, मैग्नेटाइट में लोहा ये लगभग होता है 70 या 72% के आसपास, लेकिन हेमेटाइट में लोहा कम होता है 70% के आसपास, तो लोहे की ज्यादा मात्रा पाई जाती है मैग्नेटाइट में, फिर भी लोहे का निर्माण होता है हेमेटाइट से। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा मात्रा पाई जाती है मैग्नेटाइट में, लेकिन लोहे का निर्माण होता है हेमेटाइट से, क्योंकि हेमेटाइट को शोधन करना, उसका प्योरिफिकेशन करना सस्ता पड़ता है ना, कई बार हमें चीजें सस्ती भी तो देखनी होती है ना, तो Fe3O4 हमारा मैग्नेटाइट के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट है अगला, लो बताओ 28 नंबर, क्लियर कीजिए, क्या बात है। अच्छा, एक बार सब लोग मुझे ऐसे ही बता दो कि आप सब लोग जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं, पहले आप सब लोग मुझे ये कमेंट करके बताओ, आप सब लोग जो CBT1 का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, CBT1 का, उसमें 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, मैं केवल साइंस की बात कर रहा हूं,
उस साइंस के 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं, मतलब आपके कितने सही होते हैं, 15, 10, 12 कितने सही होते हैं। मैं थोड़ा सा रिप्लाई चाहता हूं आप सबका, और रिप्लाई मुझे प्रॉपर दीजिएगा। अधातु आवर्त सारणी में किधर पाए जाते हैं, नॉन मेटल, तो कह देना बीच में ये पाई जाती हैं तुम्हारी उपधातु, कितनी संख्या में होती है, 7, और इसके इस तरफ क्या पाई जाती है, धातु। बच्चों धातु पाई जाती है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में बताइए क्या पाई जाती है, सर राइट साइड में पाई जाती है अधातु, राइट साइड में, है ना। चलो तो राइट साइड सही है, दाईं ओर ऑप्शन नंबर ए अधातु। 12, 15 देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन का पूछा, 20 क्वेश्चन में से कितने सही है, 13, 14, 13, 14, 18, 19 वाले भी आंसर है विपिन सिंह, है ना। चलो और लोग भी कमेंट करो कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, 15, 16, 15, 16, 17 प्लस मेरा रहता है। ओके, मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की होड़ में लाना चाह रहे हो तो एएलपी का जो सीबीटी 1 होगा उसके 20 क्वेश्चन में से आप सिलेक्शन की अगर उम्मीद कर रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में से आप कम से कम 15 प्लस जरूर सही कीजिए, है ना। अगर आपका 15 प्लस नहीं आ रहा है ना तो इसका मतलब तैयारी थोड़ी सी अधूरी है कहीं ना कहीं आपकी, 15 प्लस के आसपास जरूर लेके आइए। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा, 15 प्लस सबका आना चाहिए, कोशिश कीजिए कि मैं 15 प्लस में आ जाऊं। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। धातु की यह प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये सोने का टुकड़ा है, बच्चों आपको मैं बता दूं सोने के टुकड़े से बहुत पतला तार भी खींच सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है तन्यता। क्या बोलते हैं, तन्यता, तन्यता। और तन्यता को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, है ना। अब डक्टिलिटी कहीं नहीं लिखा तो आप तन्यता वाला बी वाला ऑप्शन लगा दीजिए, हालांकि इसका हिंदी में मतलब डक्टिलिटी, इंग्लिश में डक्टिलिटी होता है ना। ये समझ में ना, तो आप ध्यान रखना 20 में से कम 15 क्वेश्चन आप लोग के सही होने चाहिए, इससे कम का सोचिएगा भी नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मैं पहले बता दूं। अब आप सब लोग एक चीज तो और कमेंट करें, जो हमारे टेक्नीशियन का पेपर होगा, टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें 40 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं, थोड़ा ये भी कमेंट करें। लोहे से बनी वस्तु में जंग को कहते हैं, मतलब जब भी कभी लोहे में जंग लगता है तो उसको क्या नाम से जाना जाता है, जैसे कि लोहा है, अगर लोहे को हम पानी के साथ ऑक्सीजन के साथ खुला छोड़ दे तो ये भैया एक दूसरे के साथ जो है जुगाड़ बना लेता है, मतलब रिएक्शन कर लेता है, तो हमारा जनरेटर बन जाता है Fe2O3 और इनटू बताइए क्या हो जाता है XH2O, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, जनरेटर। बच्चों सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लोहे का भार घट जाता है, नहीं, जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है क्योंकि पानी ऑक्सीजन भी आ गया। जंग एक कैसा प्रोसेस होता है, सर जंग हमारा एक केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल, ठीक है। जंग लगने से बचाना है तो पहला तरीका क्रोमियम मिला दीजिए, दूसरा तरीका पेंट कर दीजिए, तीसरा तरीका गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए, है ना। चलो तो बच्चों इसका आंसर किसके साथ जाएगा, यह एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है, संक्षारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। भौतिक परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, विलयन भी गलत है सर, ऑप्शन नंबर सी आंसर एकदम से। चलो इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चों, आपको मैं बता दूं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्रेड 3 में 40 क्वेश्चन हमारे साइंस के आते हैं। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो आप ये मान के चलो कि इसमें आपको कम से कम 32 प्लस के आसपास स्कोर जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। आप इसमें 32 प्लस की सोचिए, इसलिए 32 प्लस की सोचिए क्योंकि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होना है और उसी एक पेपर से आपका सिलेक्शन होना है, जबकि एएलपी सीबीटी 1 में पहला पेपर है और उसके लिए 15 गुना बच्चा जाना है। हमारी भाई बात समझो, तो एएलपी सीबीटी 1 की जो वैकेंसी है ना वो 15 गुना से काउंट होगी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी जितनी है उतनी काउंट होगी, तो इसीलिए इसमें ना कम से कम आप 32 प्लस की जरूर सोचिए, इससे कम अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। मैं साइंस के लिहाज से बता रहा हूं, मैं साइंस के लिहाज से आपको बता रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो, सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है, सोडियम धातु अगर जल के साथ क्रिया करती है, हाँ ये लेवल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल एकदम उमंड आप सही कह रहे हैं और ये बात एकदम सही है कि 32 प्लस सही होना, 30 प्लस सही होना, ये एक लेवल पे डिपेंड करता है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कई बार हम लोग कुएं के मेढक बन के रह जाते हैं और हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि जिसको हम कठिन क्वेश्चन कह रहे हैं बार बार, और वो क्वेश्चन कोई दूसरा लड़का सॉल्व करके निकल गया। आप मेरी बात समझना ध्यान से। तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि आप सब लोग अपने लेवल को थोड़ा बढ़ाइए। अगर एक एवरेज लेवल आता है तो आप ALP CBT 1 में 15 प्लस करिए, और अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करते हैं तो उसमें 40 में से कम 32 प्लस आपको साइंस में करना चाहिए। ठीक है, आगे सोडियम धातु जल के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर तुमने किसी सोडियम धातु में पानी दे दिया या उसको खुला छोड़ दिया, खुला छोड़ दोगे तो वायुमंडल से पानी ले लेगा, है ना, तो वो क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है और मेरे भाई हाइड्रोजन गैस बना देता है। ओके, हाइड्रोजन गैस के बारे में दो चार बातें सुन लो। हाइड्रोजन गैस की खोज एक साइंटिस्ट ने की थी, उसका नाम था कैवेंडिश। हाइड्रोजन गैस एक विस्फोटक गैस है। कैसी है, विस्फोटक, जैसी निकलेगी ना विस्फोट कर देगी। और इसके विस्फोट की ध्वनि भी कई बार पूछी जाती है मेरे भाई। इसके विस्फोट की ध्वनि होती है पॉप ध्वनि। पॉप ध्वनि का मतलब होता है फटफट, हिंदी में मतलब क्या होता है, फटफट। तो ये फटफट करके जलती है। ठीक है, चलो आगे। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नेक्स्ट आइए, अगला बताइए 32। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों पर कि आप आंसर सही दोगे। सर 24 नंबर क्वेश्चन आज मेरे राजस्थान सीटेट का पेपर में सेम टू सेम आया था, विद ऑप्शन में फोटो भेज दूंगा। अरे वाह जीरज, मुझे अभी पर्सनली भेजिए यार, मैं सबको दिखाऊंगा। थोड़ा दिखाइए, अभी मेरे पर्सनल नंबर पे भेजिए फटाफट, अभी भेजिए। चलो बच्चों, इन्होंने बोला है कॉपर एक रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन में आपको XY बताना है। देखो कॉपर तो पूरी तरह से बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। जैसे कि आप यहां देखिए तो यहां 4 हाइड्रोजन है, अरे है कि नहीं। बाकी अगर उधर भी एक 4 हाइड्रोजन करने हैं तो यहां पर भी 4 हाइड्रोजन करने हैं, तो यहां पर भी x की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू 4 रखनी पड़ेगी, तभी तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमारे बैलेंस होगी। अब मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं ना। आप बताओ, तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा, और x की वैल्यू अगर 4 है तो y मतलब 4 वाला एक ही आंसर है ना सर। तो हम क्यों फालतू में आधे दिमाग लगा यार। देखो मैं पेपर को निकालने का एक और गुरु मंत्र दे रहा हूं, आप सब लोग मेरे इस गुरु मंत्र को जो है ना थोड़ा याद रखिएगा। जब भी कभी आप पेपर को सॉल्व किया करें या किसी मॉक टेस्ट को दिया करें तो कभी एक बार में पूरा पेपर मत सॉल्व किया करिए। पेपर सॉल्व हमेशा 2 से 3 बार करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 1 घंटे का पेपर है तो उस 1 घंटे में जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन 75 क्वेश्चन देख डालिए। उस 75 क्वेश्चन में से आधे घंटे में मैं आपसे दावा करता हूं कि 30 से 35 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। उससे क्या होगा कि अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वाह सर मजा आ गया। फिर वो जो आधा घंटा बचा है ना उसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए, आपका पेपर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो बताओ ये सवाल, ये भी सीटेट के पेपर से उठाए गए सवाल है, बहुत बड़े सवाल है बच्चों। लिखा है एक तत्व X उपचार आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट के जली विलयन से किया जाता है। बच्चों इसमें ना रिएक्टिविटी पूछी जाती है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, ऐसे सवाल आते हैं। बच्चों सबसे पहले देखो X प्लस FeSO4 आयरन डिस्प्लेस। अगर आयरन डिस्प्लेस हो गया इसका मतलब रिएक्शन हो गई, इसका मतलब रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन हो गई तो 101% X की रिएक्टिविटी Fe से ज्यादा है, क्योंकि रिएक्शन हो चुकी है। सेम तरह से देखो कॉपर डिस्प्लेस, तो X की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होगी। एल्यूमिनियम इज नॉट डिस्प्लेस, अगर एल्यूमिनियम डिस्प्लेस नहीं है तो X की रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम से कम होगी। सिल्वर डिस्प्लेस, इसका मतलब X की रिएक्टिविटी सिल्वर से हमारी ज्यादा होगी। तो ये वर्ड यूज करके, ठीक है, चलो बताओ आंसर बताइए। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। तो आंसर इसका जाएगा सबसे ज्यादा, अब देखो X की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है लेकिन एल्यूमिनियम से कम है, तो एल्यूमिनियम सबसे आगे आएगा, एल्यूमिनियम सबसे आगे आएगा, देख लो। ठीक है, लिख लो 96 96 102 411, 96 96 102 411। उस नंबर पे बस ये मैसेज डाल देना कि ये सर के पास स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दो, 96 96 102 411। नेक्स्ट लीजिए,
34 नंबर, ये भी हमारे एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, मैं पहले बता दूं, ये मृत नैनी वाला सवाल है, ये नाम वाले सवाल ज्यादातर एनसीईआरटी में आते हैं, है ना। सवाल दे दो, मृत नैनी प्रयोगशाला में, मृत नैनी प्रयोगशाला में धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना करती है, ठीक है। उसे एल्यूमिनियम धातु दी गई, यानी उसे एक टुकड़ा दिया गया और वो टुकड़ा बताइए किसका है, सर वो टुकड़ा हमारे एल्यूमिनियम का है। नीचे दिखाए गए अनुसार 4 विलयन का उपयोग करती है और रिएक्टिविटी की जांच करती है, तो वह देखेगी कि प्रतिक्रिया होगी, मतलब कहां पर प्रतिक्रिया होगी। टुकड़ा कौन सा दिया गया है सर उसको, एल्यूमिनियम का। अब आप खुद मुझे बताओ, अगर एल्यूमिनियम के टुकड़े को एल्यूमिनियम सल्फेट में डालेगी तो क्या रिएक्शन होगी, नहीं सर, कभी नहीं होगी। मैंने कल भी ये लाइन बताई थी कि कभी लड़की लड़की की शादी नहीं हो सकती, लड़का लड़की की नहीं हो सकती, हमेशा जो भी रिएक्शन होती है वो अपोजिट होती है ना। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ नहीं करा सकते, आप सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ नहीं करा सकते, तो ये रिएक्शन कभी पॉसिबल है। सर एल्यूमिनियम और FeSO4, बच्चों एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी Fe से ज्यादा होती है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। एल्यूमिनियम के साथ जिंक है, देख लो, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी जिंक से भी ज्यादा होती है, ये भी रिएक्शन पॉसिबल है। एल्यूमिनियम के साथ कॉपर है, तो बच्चों एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा होती है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। रिएक्टिविटी का पूरा खेल है, ठीक है। चलो, तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा, सर BCD में पूरी तरह से रिएक्शन पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन वाला, बी वाला उत्तर एकदम सही। नेक्स्ट 35, सर एक क्वेश्चन में डाउट है, आरआरबी टेक्नीशियन का सिलेबस 10 तक है, ये 12 तक है। अजीत पटेल लिखा तो 10 तक रहता है, लेकिन 10 तक स्टैंडर्ड लिखा रहता है। स्टैंडर्ड का में काउंट ये हो जाता है कि आपको थोड़ा अगर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो आप पढ़िए। जैसे कि साउंड 10वीं में नहीं है, लेकिन फिर भी साउंड के क्वेश्चन आ जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। चलो अरे, धातु ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब क्या है, कुछ एग्जाम्पल याद कर लो। अरे जैसे कि Al2, पहले ऊपर से याद करो, सोडियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये कैसे ऑक्साइड होते हैं। सल्फर ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, ये कैसे ऑक्साइड होते है ना। फिर इसके बाद Al2O3 हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, लेड ऑक्साइड हो गया, ये कैसे ऑक्साइड होते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO हो गया, H2O हो गया, आपको बताना ये कैसे ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। चलो सुनो बच्चों, सबसे पहले धातु के ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड, ये सब अधातु है सर, अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये जो हमारा एल्यूमिनियम, जिंक और लेड है, ये ऑक्साइड हमारे उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी तो इंग्लिश में एम्फोटेरेट कहते हैं, एम्फोटेरेट, एम्फोटेरेट। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और ये सब ऑक्साइड कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, मतलब ये सब हमारे नेचर में कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन, ठीक है। बच्चों आप लोगों को हमेशा सवाल पूछा, देखो क्षारीय ऑक्साइड का मतलब इनका नेचर क्षार जैसा, अम्लीय ऑक्साइड का मतलब इनका नेचर अम्ल जैसा, उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है कि इनका नेचर किसी रिएक्शन में क्षार भी होगा और किसी रिएक्शन में अम्ल भी होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने NaOH की क्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ ट्राई, और आपने HCl की क्रिया भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ ट्राई, तो बच्चों इस दोनों रिएक्शन में एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। कैसे सर, बच्चों ऊपर वाली रिएक्शन में जरा देखिए, यहां पर आपने एक क्षार लिया है NaOH, उसकी क्रिया आपने Al2O3 के साथ ट्राई, तो ऊपर वाली रिएक्शन में Al2O3 एक अम्ल की तरह काम करेगा, एक अम्ल की तरह काम करेगा। नीचे वाली रिएक्शन की बात करते हैं, तो नीचे वाली रिएक्शन में आपने HCl एक अम्ल लिया है, तो ये किसकी तरह काम करेगा सर, ये क्षार की तरह काम करेगा। तो ये इसीलिए उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एम्फोटेरेट ऑक्साइड। और ये रिएक्शन भी पूछी जाती है कई बार, है ना। एक क्वेश्चन में मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता, ये रिएक्शन भी पूछी जाती है। यहां पर एल्यूमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट बनता है ना। चलो अरे ऑप्शन नंबर सी के लिए 36 नंबर, ये बहुत अच्छा सवाल है। चलो बताओ,
बच्चों इसमें ना बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है, कंफ्यूजन नहीं वाले सवाल में, बहुत बढ़िया सवाल है, और ये एनसीईआरटी का सवाल है। जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर एकत्रित मात्रा Ma है और कैथोड पर एकत्रित मात्रा Mc है, तो तुमसे बोला जा रहा है Mc बटे Ma बताओ। अब इसमें कंफ्यूजन क्या होती है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमें जल का विद्युत अपघटन कराना है। अगर हमने जल का विद्युत अपघटन करा दिया तो हमें हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है। सवाल यह है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से कौन हमारा एनोड पर मिलेगा, कौन हमारा कैथोड पर मिलेगा। सर देखो, हमारा विद्युत अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटनी सेल में ध्यान रखना कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। अच्छा, कैथोड नेगेटिव है तो कैथोड में कौन जाएगा, धनायन जाएगा, इसलिए कैथोड पर कौन जाएगा सर, कैथोड पर हमारा धनायन जाएगा, डेट मींस कैथोड पर जाएगा हमारा हाइड्रोजन। एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, तो एनोड पे कौन जाएगा, ऋणायन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, ऋणायन जाएगा। ओके सर, कैथोड की मात्रा को आपने क्या बोला है, Mc बोला है, और एनोड की मात्रा को आपने Ma बोला है। देखो अब आइए सर, पहले हम एनोड निकाल ले, O2 का मतलब पूरा O2 है तो 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32, और ये 2H2 है, हाइड्रोजन का भी 2H2 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल के अनुसार क्या बोला जा रहा है, सवाल के अनुसार बोला है Mc बटे Ma बताओ सर, Mc बटे Ma बताओ, तो Mc कितना है, 4 है, Ma कितना है, 32 है, 4 बटे 32 1 बटे 8, 4 बटे 32 1 बटे 8। मतलब ऐसा सवाल दोबारा कभी आपके पास आ जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट ये लो 37 पढ़िए, और आएगा दोबारा इस तरह के सवाल आते रहेंगे। अब ये मान के चलिए, अब जैसे कि यही सेम सवाल मैं आपको क्लोर एल्काइल रिएक्शन में पूछ सकता हूं। मैं आपसे पूछूं कि जो क्लोर एल्काइल रिएक्शन होती है, यानी सोडियम क्लोराइड और पानी का जब जल अपघटन कराते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और हाइड्रोजन क्लोरीन और कौन सी गैस बन जाती है सर, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन जाती है। मैं आपसे फिर से वही सवाल पूछ दूं कि अगर एनोड पर बनने वाली गैस Ma है और कैथोड पर बनने वाली गैस Mc है, तो बताइए उनका अनुपात क्या है। तो तुम दोबारा से यहां पर लगा दो, कौन एनोड पर बन रहा है, कौन कैथोड पर बन रहा है ना। नेक्स्ट सिट्टा धातु क्या होती है बच्चों, क्वाइन मेटल पता है किसको बोलते हैं, आवर्त सारणी में जब भी कभी हम लोग क्वाइन मेटल की बात करते हैं, क्वाइन मेटल क्या होती है, तो कॉपर होता है, इसके अलावा Ag होता है, Au होता है। जितनी महंगी धातुएं हैं वो सब हमारी सिट्टा धातु में आती है, महंगी धातुएं, और सिट्टा धातु ये 11वें वर्ग के एलिमेंट होते हैं, 11वें वर्ग के। कॉपर की परमाणु संख्या 29 होती है, Ag 47 होती है, Au 79 होती है। ये बात तो क्लियर होती है ना आपको, इसकी परमाणु संख्या। ओके, तो क्या आंसर जाएगा बताइए, सिट्टा धातु पूछ रहा है ना, 29 47 79, 32 और जोड़ देंगे तो 111 भी आ जाएगा। और जरा बड़ी है ना, 32 और जोड़ दीजिए तो 111 भी आ जाएगा। ये लीजिए 38 नंबर, ट्राई कीजिए, क्या बात है। थोड़ा एक बार सेशन को लाइक भी कर दो सब लोग, इतनी ईमानदारी के साथ सेशन लाए जाते हैं, मेहनत की जाती है। आप विश्वास मानिए, मेरी बस आती है वहां से फटाफट मैं रैपिडो बुक करता हूं, मैं अभी रैपिडो आपके टिकट भी दिखाऊंगा, फिर जल्दी जल्दी मैं क्लास में आता हूँ, जल्दी जल्दी लैब में आता हूँ, जल्दी जल्दी उसको फाइल भेजता हूँ, लगाओ। और लेकिन मेरे चेहरे से आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैं 8 घंटे नगर पालिका में एज ए जेई ड्यूटी करके आ रहा हूं और आपकी क्लास ले रहा हूं। कभी नहीं लगा होगा, कभी भी नहीं लगेगा, आज तक नहीं लगेगा और लगेगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने को पता नहीं इंजॉय कर रहा हूं। मुझे मजा आता है आप सबके साथ मिलकर, आप सबके साथ बात करके, बड़ा अच्छा लगता है ना। चलो कोई नहीं, ये देखिए सवाल में लिखा है कि भैया एक रिएक्शन दी गई है और इस रिएक्शन में बैलेंस कीजिए और बी और सी का रेशियो बताइए। बी और सी का रेशियो क्या है बच्चों, बी और सी का रेशियो, पहले बी कहाँ है, बी हमारा ये है और सी तुम्हारा ये है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, ठीक है। कैसे किया जाएगा सर, यहां हाइड्रोजन है बी और वहां पर ई है हाइड्रोजन, ठीक है सर। तो क्या इस रिएक्शन को पूरा बैलेंस करे, अगर बैलेंस कर लिया तो यहां पर 1 और यहां पर 3 और अगर 3 कर दिया तो 1, चलो अच्छा यहां 1 कर देते,
यहां पर 3 कर दिया। अगर यहां पर 3 कर दिया है तो हमें यहां पर 3 कर दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, और डी की वैल्यू हमें पता ही नहीं, अभी डी की वैल्यू अभी पता ही नहीं है 6। और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें 4O2 करना पड़ेगा, 4H2 करना पड़ेगा, 4 यहाँ पर 4 कर दिया। 4 हाइड्रोजन वहां हो गया, 8 हाइड्रोजन यहाँ है तो 8 हाइड्रोजन यहाँ करना पड़ेगा, 8 हाइड्रोजन हो गया, 8 क्लोरीन हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 2 8, सर यहाँ 1 करना पड़ेगा। ये लो पूरी रिएक्शन देख लो बैलेंस हो रही है ना। अरे नहीं भाई, गाड़ी है लेटेड, घर वाली जो है गाड़ी से नहीं जाने देती, कहते ये हाईवे चल रहा है और गाड़ी से नहीं जाना है, नहीं तो छोड़ दो नौकरी वोकरी जो कुछ करना हो, लेकिन गाड़ी से नहीं जाना, थोड़ा डरती है बेचारी, क्या किया जाए। 8 और 3, तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा, 8 और 3 के साथ जाएगा। चलो नेक्स्ट 39 नंबर होती क्या कहता है बच्चों। ये वाला सवाल काफी अच्छा है, ये भी एनसीईआरटी से उठाया गया सवाल है। कहा ही जा रहा है कि तुमने एक ए लिया है, दूसरा तुमने बी लिया है, और जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है, 2AOH बन जाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाती है। पहले आप इसमें ए और बी बता दो कि ए और बी क्या है ना। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए हमारा सोडियम हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है। ए की जगह तुमने चाहे सोडियम ले लो, ए की जगह चाहे तुम पोटेशियम ले लो। बी की जगह हमारा पानी ही होगा, बी की जगह पानी होगा, तभी रिएक्शन बैलेंस है। तो इससे तो हमें कुछ पता ही नहीं चला, इससे हमें कुछ नहीं पता चला। लेकिन ये जरूर श्योर है कि अगर हमने सल्फर और ऑक्सीजन मिलाया तो सी हमारा SO2 होगा, तो सी हमारा SO3 नहीं हो सकता, सी हमारा SO3 नहीं हो सकता। लेकिन ये है सी और बी। अब देखो सी हमारा SO2 हो गया और बी तुम्हारा पानी है, तो SO2 और पानी तो रिएक्शन कराओगे तो H2SO3 बनेगा, H2SO4 नहीं बनेगा, H2SO3 बनेगा, है ना। चलो तो आप बताओ क्या आंसर, H2SO4 नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये लीजिए 40 नंबर पढ़िए। कहा जा रहा है कि 4 तत्व ABC के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए गए हैं, 4 तत्व के, तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की बढ़ता हुआ सही क्रम है। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का मतलब ऋणायन बनाया है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का बढ़ता हुआ क्रम है ना। बच्चों आप एक काम करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस फॉर्म में लिख लीजिए जैसे 1s2 2s2 2p6, इसको आप 2,8 कर सकते हैं, 1s2 2s2 2p4 2,6 कर सकते हैं, 1s2 2,7 कर सकते हैं, 2,8 कर सकते हैं, इसको 2,7 कर सकते हैं। हमने देखो इसको इस तरीके से बना दिया ताकि जो है समझ में आए। हरा क्या कह रहा है सर आप कोई यूरेश सर फैन क्लब के नाम से चैनल बना लो। नहीं कोई नहीं, जरूरत रही है उसकी, है ना। चलो तो कौन सा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना है, तो इलेक्ट्रॉन कौन प्राप्त करना चाह रहा है, इनमें से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहेगा सबसे पहले 2,7, सबसे पहले 2,7, उससे कम जाएगा 2,6, 2,6, यानी बी और डी हमारे आने चाहिए ऑप्शन में। तो देख लो आने चाहिए नहीं आने चाहिए, तो बी और डी हमारा किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में। देख लो सी हमारा इसलिए आएगा यहां पर इसके पीछे, और सबसे पीछे हमारा ए आएगा क्योंकि ए हमारा कहीं ना कहीं अक्रिय गैस बना रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल गैस अक्रिय गैस है। ऑप्शन नंबर हमारा ए उत्तर एकदम सही आंसर। ठीक है, चलो बताइए, बात सबको क्लियर हो गई। तो आज हमारा मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर एंड हो गया है। कल हम लोगों को केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल समझना है, तो कल हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हमारे सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के होंगे। पीडीएफ वगैरह सबको प्रॉपर मिल रही है ना, कोई दिक्कत है? राजन आपका ये जो सवाल है फादर ब्लाइंडनेस कैसे पहुंचती है बच्चे पर, ये वीडियो आपको कल रात 9:30 बजे मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको कल रात 9:30 बजे मिल जाएगा। और विश्वास मानिए आप बता दिया ठीक है,
लेकिन बिना बताए ये वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, कल रात 9:30 बजे मिल जाएगा, ठीक है। कल हमारा चैप्टर रहेगा, ध्यान रखिएगा, मैराथन लड़ाइए। मैराथन की कोई जरूरत ही नहीं है, एग्जाम क्रैकर, मैराथन की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरी 2 क्लास बस कीजिए डेली, 8 जो आपकी रात के 8 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच चलती है। दूसरी क्लास जो रात में 9:30 बजे मैं वीडियो डालता हूं उसको प्रॉपर देखिए। ये 2 क्लास करने से अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, हिमांशु गुप्ता न्यूमेरिकल वाली पीडीएफ मैं अभी बोल देता हूँ टीम को कि वो न्यूमेरिकल वाली पीडीएफ को जल्दी से जल्दी तैयार कर दे, और वो पीडीएफ मैं अभी एप्लीकेशन उसमें डला दूंगा, क्या नाम है, टेलीग्राम में डला दूंगा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और अच्छा पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, और ऐसा पढ़िए कि जिससे कि सिलेक्शन हो सके।